मैं शपथ लेता हूँ कि विद्यार्थी मेरा धर्म है, मानवता की सेवा करना मेरा परम लक्ष्य है। राष्ट्र की उन्नति में मैं सदैव तत्पर रहूंगा। अपने कर्तव्य मार्ग पर आगे बढ़ते हुए एक स्वच्छ, सुंदर तथा भ्रष्टाचार मुक्त मैं भारत का निर्माण करूंगा। जय हिंद। हम लोगों ने विधेयक पढ़ लिया था। जो 3 प्रकार के विधेयक थे मेनली, तीनों का हमने अध्ययन डिटेल में कर लिया था। साधारण विधेयक, वित्त विधेयक जिसमें धन विधेयक भी शामिल था, और संविधान संशोधन विधेयक। तो इस तरीके से आज हम लोग इनका जो है यहाँ पर तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। तीनों प्रकार के विधेयक का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे, बल्कि 4 कह लो, वित्त विधेयक को अलग मान लेते हैं तो इसको, इनका आज हम लोग यहाँ तुलना के रूप में अध्ययन करेंगे। और प्रश्न यहाँ से ज़्यादा आते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें बड़ा कन्फ्यूजन रहता है लोगों को। किताबों में भी बहुत अच्छी तरीके से नहीं मिलता है लिखा हुआ, लेकिन यहाँ पर हमने इसको समराइज किया है एक चार्ट के माध्यम से। आप देख सकते हो, जैसे चार्ट बनाया है मैंने, तो इसमें यहाँ से आप जो है प्रश्न कैसा भी आएगा दिक्कत नहीं आएगी। तो एक तरफ हमने विशेषताओं का जो है बनाया है कॉलम, और एक तरफ जो है साधारण विधेयक, धन विधेयक, वित्त विधेयक के दोनों प्रकार, और संविधान संशोधन विधेयक, ठीक है। तो अगर हम बात करें किस अनुच्छेद में है इनका जिक्र होता है सभी विधेयकों का, तो अनुच्छेद 107 में किसका जिक्र है? साधारण विधेयक का। अनुच्छेद 107 में साधारण विधेयक का जिक्र किया जाता है। और साधारण विधेयक क्या है, कैसे होता है, सारा हमने डिटेल में चर्चा कर लिया था पहले ही। और धन विधेयक 2 अनुच्छेदों में देखने को मिलता है, अनुच्छेद 109 और 110। 109 में जो है धन विधेयक के बारे में विशेष प्रावधान किया गया है। मतलब प्रावधान कहाँ पर किया गया है? तो 109 में। और परिभाषा कहाँ दी गई है? 110 में। ये याद रखना है, परिभाषा 110 में, और धन विधेयक का विशेष प्रावधान जो किया गया है वो 109 में किया गया है। और परिभाषा भी मैंने बता दी थी कि परिभाषा में कौन कौन चीज धन विधेयक के अंतर्गत शामिल होते हैं, वो सारा हमने बता दिया था। और वित्त विधेयक के मैंने बताया था 2 टाइप्स होते हैं, टाइप 1 यानी श्रेणी 1 और श्रेणी 2। तो श्रेणी 1 जो है वित्त विधेयक 117(1) में है, और श्रेणी 2 117(3) में है, ठीक है। तो ये याद रखना, 117(1) में है, दोनों है किसमें? 117 में है। ज्यादा डीप नहीं पूछेगा, पूछेगा वित्त विधेयक किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तो 117 के अंतर्गत आता है, ये ध्यान रखना है। लेकिन अगर बहुत गहराई में जाएगा तो पूछ लेगा वित्त विधेयक श्रेणी 1 किस में है और श्रेणी 2 किस में है। तो श्रेणी 1 जो है 117(1) में है, और श्रेणी 2 जो है 117(3) में है। और संविधान संशोधन विधेयक जो है ये तो 368 में है, ठीक है। संविधान संशोधन किस में है? 368 में है। और भाग इसके लिए अलग से भाग भी है, तो भाग 20 और 368 अनुच्छेद में है, ठीक। और पुनर्स्थापना का मतलब क्या होता है कि किस सदन में प्रस्तुत किया जाएगा। पुनर्स्थापना मतलब प्रस्तुत करना। ये संवैधानिक शब्द हैं जो संविधान में हिंदी में इसका उल्लेख मिलता है, पुनर्स्थापना कहा जाता है। अर्थात किस सदन में कौन सा विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता है। तो साधारण विधेयक तो किसी भी सदन में, दोनों सदनों को बराबर शक्ति प्राप्त है साधारण विधेयक के लोग को लेकर के, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, किसी भी सदन में इसको क्या किया जा सकता है? प्रस्तुत किया जा सकता है। कौन सा? साधारण विधेयक। लेकिन धन विधेयक केवल कहाँ प्रस्तुत किया जाएगा? लोकसभा में। अर्थात प्रारंभ कहाँ से किया जाएगा उसे? लोकसभा में। इसको? धन विधेयक को। धन विधेयक को सिर्फ लोकसभा से ही प्रारंभ किया जा सकता है। और वित्त विधेयक जैसा कि 2 श्रेणियों में है, तो श्रेणी 1 जो है वित्त विधेयक का, श्रेणी 1 ये भी किस में प्रस्तुत किया जाएगा? लोकसभा में। इसके लिए केवल लोकसभा में। और वित्त विधेयक श्रेणी 2 जो है वो किसी भी सदन में प्रस्तापित किया जा सकता है, प्रस्तुत किया जा सकता है। संविधान संशोधन विधेयक की बात करें तो इसे भी किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, किसी भी सदन में इसे भी प्रस्तुत किया जा सकता है। तो ये बेसिक अंतर है। और प्रस्तुतकर्ता कौन होगा? प्रस्तुतकर्ता 2 ही तरीके के लोग होते हैं। हम लोग तो है नहीं कि सड़क छाप जाएं और जो है प्रस्तुत कर दें। प्रस्तुत कौन करेगा? या तो मंत्री करेगा या गैर मंत्री करेगा, ठीक है। मंत्री मतलब सरकारी आदमी, गैर मंत्री मतलब गैर सरकारी आदमी, ठीक। जो मंत्री होगा सरकार में जो होगा वो सरकारी हो जाएगा, मंत्री होगा वो तो सरकार में होगा तो सरकारी व्यक्ति हो जाएगा।
और जो मंत्री नहीं होगा विपक्ष का होगा, या हो सकता है सरकार का ही जो है विधायक सांसद हो, तो वो भी क्या होगा, गैर सरकारी होगा क्योंकि मंत्री नहीं है। तो प्रस्तुत करेगा मंत्री अथवा गैर मंत्री। तो साधारण विधेयक को कोई भी प्रस्तुत कर सकता है, ठीक है, मंत्री भी प्रस्तुत कर सकता है अथवा गैर मंत्री भी प्रस्तुत कर सकता है। अगर मंत्री प्रस्तुत करता है अर्थात सरकारी व्यक्ति प्रस्तुत करता है तो उसे सदन से 7 दिन पूर्व सूचना लेनी पड़ेगी, और अगर गैर मंत्री प्रस्तुत करता है तो उसे सदन से 1 महीने की पूर्व सूचना लेनी पड़ेगी, ठीक। और धन विधेयक की बात करें तो ये केवल कहाँ प्रस्तुत किया जाएगा, लोकसभा में जो है वो लोकसभा में प्रस्तुत किया जाएगा। लेकिन प्रस्तुत कौन करेगा, केवल मंत्री करेगा, केवल मंत्री, यानी सरकार का व्यक्ति ही इसे केवल प्रस्तुत करेगा, क्योंकि धन पैसों की बात है, धन की बात है, तो धन विधेयक को सब कौन प्रस्तुत करेगा, केवल मंत्री। यहां से प्रश्न पूछा जाता है तो ये आपको ध्यान रखना है, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट जो है ये प्रश्न है कि जो है धन विधेयक को कौन प्रस्तुत करेगा, केवल सरकारी आदमी अर्थात केवल मंत्री प्रस्तुत करेगा। और इसके अलावा वित्त विधेयक चाहे टायर 1 हो चाहे टायर 2 हो, श्रेणी 1 हो चाहे श्रेणी 2 हो, ये दोनों कौन प्रस्तुत करेगा, दोनों तरीके के व्यक्ति, चाहे मंत्री हो या गैर मंत्री हो, ठीक। इसी प्रकार से संविधान संशोधन विधेयक, ये भी कौन प्रस्तुत कर सकता है, किसी भी प्रकार का व्यक्ति हो, चाहे सरकारी हो चाहे गैर सरकारी हो, अर्थात मंत्री हो चाहे गैर मंत्री हो, इसे भी संविधान संशोधन विधेयक को भी ये प्रस्तुत कर सकता है, दोनों प्रकार के व्यक्ति, ठीक। सदन की शक्ति की अगर बात करें, यानी सदन को कौन से विधेयक पर कितना क्या पावर है, तो संविधान साधारण विधेयक में इसको बराबर दोनों शक्तियों, सदनों को दोनों बराबर शक्ति प्राप्त है। साधारण विधेयक में दोनों सदनों को बराबर शक्ति प्राप्त है, किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। और जब एक सदन में जाता है तो वहां पर कितने वाचन होते हैं, कितने पाठन होते हैं, 3 पाठन होते हैं, ठीक है। ऐसे सभी प्रकार के जो है विधेयक में वाचन या पाठन 3 ही होंगे, लेकिन यहाँ पर वाचन और पाठन को लेकर के और जो है सदन की शक्ति दोनों को बराबर मिली है, किसमें, साधारण विधेयक में, ठीक। सिर्फ राज्यसभा क्या करती है, साधारण विधेयक को 6 माह तक डिले कर सकती है, लेकिन 6 माह बाद अगर वो संशोधन नहीं करती, कुछ भी नहीं करती, तो अपने आप पारित नहीं मानी जाएगी, कौन, साधारण विधेयक। 6 माह बाद जो है उसे अगर मान लो गतिरोध होता है तो राष्ट्रपति क्या बुलाएगा, संयुक्त अधिवेशन बुलाएगा। सिर्फ इतना है कि इसे 6 माह के बाद जो है इस पर प्रक्रिया चालू की जा सकती है। 6 माह तक कुछ नहीं होता है तो इस पे जो है राज्यसभा अगर कुछ नहीं करता है तो पुनः उस पर विचार किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर दोनों सदनों को साधारण विधेयक पर बराबर शक्ति मिली हुई है। और धन विधेयक में केवल और केवल सबसे ज्यादा शक्तिशाली कौन है, लोकसभा है। तो धन विधेयक लोकसभा को शक्ति ज्यादा मिली है धन विधेयक पर, और यहाँ पर राज्यसभा सिर्फ कितने दिन तक उसको रोक सकती है, 14 दिन तक। लेकिन ये साधारण विधेयक की भांति नहीं है कि 6 माह बाद ये मतलब 14 दिन बाद यहाँ स्वतः ये जो है पारित मान लिया जाए, इसे फिर से इस पे विचार किया जाएगा। 15वें दिन ये स्वतः पारित हो जाएगा अगर 14 दिन तक कुछ भी नहीं करता है। कुछ का मतलब क्या, राज्यसभा या तो उसे पारित करे या फिर जो है सुझाव दे, किसका, संशोधन का। संशोधन नहीं कर सकती है, लेकिन वो उसमें टिप्पणी करके कि इस नंबर में हमारे ख्याल से भैया जी ये संशोधन कर देना, भैया जी मतलब लोकसभा जी, ठीक। तो वो अगर मतलब लोकसभा उसको माने, विचार को माने तो ठीक है, नहीं माने तो भी ठीक है। ऐसी स्थिति में 15वें दिन वो स्वतः पारित मान लिया जाएगा। तो इसलिए लोकसभा धन विधेयक में जो है काफी शक्तिशाली है, काफी पावरफुल है। और वित्त विधेयक की बात करें, चाहे फर्स्ट श्रेणी हो चाहे सेकंड श्रेणी हो, दोनों में साधारण विधेयक के समान शक्तियां हैं, अर्थात दोनों सदनों को बराबर शक्ति मिली हुई है, दोनों सदनों को बराबर शक्ति मिली हुई है। इसी प्रकार से संविधान संशोधन में भी दोनों सदनों को बराबर शक्ति मिली हुई है, ठीक, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो। और संयुक्त अधिवेशन की अगर बात करें तो यहां से प्रश्न आता है अक्सर, तो इसको ध्यान रखना। साधारण विधेयक में संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है, साधारण विधेयक में संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है। जब किसी भी सदन में गतिरोध होता है, गतिरोध मतलब उस पर चर्चा हो और वो पारित ना हो किसी सदन से, तो फिर उसके लिए राष्ट्रपति क्या करता है, संयुक्त अधिवेशन को बुलाता है। और कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत, 108, अनुच्छेद 108। 107 का जिक्र कहाँ है, साधारण विधेयक में, और 108 क्या कहता है, संयुक्त अधिवेशन, ठीक। तो संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाएगा, राष्ट्रपति बुलाएगा, ठीक है। और अध्यक्षता कौन करेगा,
लोकसभा अध्यक्ष। अगर लोकसभा अध्यक्ष नहीं तो कौन करेगा? लोकसभा का उपाध्यक्ष। अरे अभी उपाध्यक्ष तो जिंदा है, तो लोकसभा का उपाध्यक्ष करेगा। अगर लोकसभा का उपाध्यक्ष भी नहीं है, अध्यक्ष भी नहीं है, तो कौन करेगा? राज्यसभा का सभापति करेगा या उपसभापति करेगा? उपसभापति करेगा। राज्यसभा का उपसभापति करेगा। तो ये ध्यान रखना, राज्यसभा का सभापति नहीं करेगा, राज्यसभा का उपसभापति, क्योंकि सभापति जो है उपराष्ट्रपति है और उपराष्ट्रपति राज्यसभा का मेंबर नहीं है, राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। इसलिए जब सदस्य नहीं है तो फिर संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करने का भी उसको अधिकार नहीं दिया गया है। ठीक, तो अगर दोनों नहीं है, लोकसभा का अध्यक्ष उपाध्यक्ष नहीं है, तो राज्यसभा का उपसभापति अध्यक्षता करेगा। तो ये ध्यान रखना। ठीक, और धन विधेयक के मामले में यहाँ पर जो है संयुक्त अधिवेशन का कोई प्रावधान नहीं है। धन विधेयक के मामले में संयुक्त अधिवेशन का कोई प्रावधान नहीं है। वित्त विधेयक चाहे टीयर 1 हो चाहे टीयर 2 हो, यानी श्रेणी 1 हो या श्रेणी 2 हो, दोनों में साधारण विधेयक के समान ही इसमें भी क्या है, संयुक्त अधिवेशन की जो है बैठक हो सकती है अनुच्छेद 108 के अंतर्गत। ठीक, और संविधान संशोधन विधेयक, इसमें भैया संयुक्त अधिवेशन नहीं होता है। संविधान संशोधन विधेयक में संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान नहीं किया गया है, क्योंकि दोनों सदनों से संविधान संशोधन विधेयक दोनों सदनों से अलग अलग पास होना जरूरी है। दोनों सदनों से अलग अलग पास होना जरूरी है संविधान संशोधन विधेयक, इसलिए इसके लिए संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान नहीं किया गया है। तो कुछ मामलों में जो है ये साधारण विधेयक के समान दिखता है, लेकिन कुछ मामलों में अलग दिखाई देता है। कौन? संविधान संशोधन विधेयक। तो ये दोनों सदनों से अलग अलग जब पास होगा तो संयुक्त अधिवेशन की कोई जरूरत ही नहीं है। और अगर बहुमत की बात करें, बहुमत किस प्रकार का, तो यहां से भी प्रश्न आता है। तो केवल संविधान संशोधन को छोड़ करके बाकी सब साधारण बहुमत से पास होते हैं। बाकी सब साधारण बहुमत से पास होते हैं, चाहे आपका साधारण विधेयक हो, चाहे आपका धन विधेयक हो, चाहे आपका वित्त विधेयक 1 हो, वित्त विधेयक 2 हो, ये सब किस बहुमत से पास होते हैं? साधारण बहुमत से। और साधारण बहुमत हमने बताया था किसे कहते हैं, कोई बता सकता है? साधारण बहुमत किसे कहते हैं? हाँ, जितनी उपस्थित संख्या है, जैसे वहां पर क्या हो रहा है, बैठक चल रही है, चर्चा हो रही, बहस हो रही है, मतदान होना है, तो उसमें जितनी उपस्थित संख्या है उसका कितना? आधे से एक अधिक। आधे से एक अधिक उसको क्या कहा जाता है? साधारण बहुमत। साधारण बहुमत। और पूर्ण बहुमत किसको कहते हैं? कुल संख्या का 50% से एक अधिक, कुल संख्या। क्लास मैंने उदाहरण देकर समझाया था। इस क्लास में जैसे 40 बच्चे हैं, तो 40 बच्चे में से जितने यहाँ उपस्थित हैं उतने मतदान करते हैं, उसका जो है 50% से एक अधिक। मान लो 20 बच्चे उपस्थित हैं, तो 20 का आधा कितना हो गया? 10, और आधे से एक अधिक तो 11 हो जाएगा। तो इसको क्या कहेंगे? साधारण बहुमत। और पूर्ण बहुमत 40 का पूर्ण बहुमत कितना हो जाएगा? बेशक यहाँ 20 उपस्थित हैं, लेकिन अगर पूर्ण बहुमत जब देखा जाएगा तो 40 का आधा यानी 20, और 20 का 1 + 1 21। तो यहाँ उपस्थित तो 20 हैं, उपस्थित 20 हैं और 21 लोगों का बहुमत होना चाहिए, तब पूर्ण बहुमत होगा। तो पूर्ण बहुमत हो ही नहीं सकता है वो। ठीक है, पूर्ण बहुमत तब होगा जब सदन में सभी लोग क्या हो? उपस्थित हो, सभी लोग वोट कर रहे हो। ठीक, तो उसे पूर्ण बहुमत कहा जाएगा। ठीक, उसका मतलब सभी लोग वोट कर रहे हैं, उसका आधे का एक ज्यादा हो, आधे से एक ज्यादा हो। और विशेष बहुमत किसके लिए है? संविधान संशोधन के लिए। हालांकि संविधान संशोधन में मैंने बताया था 3 प्रकार के बहुमत होते हैं। साधारण बहुमत भी होता है। साधारण बहुमत, जब साधारण बहुमत से उसे किया जाता है तो अनुच्छेद 368 से वो बाहर माना जाता है। और जब विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का समर्थन भी जरूरी है, आधे राज्यों का समर्थन भी जरूरी है, तो 2 प्रकार से संविधान संशोधन होता है। कितने प्रकार से? 2 प्रकार से, विशेष बहुमत से और विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का समर्थन। तो ये जो है, अब विशेष बहुमत क्या होता है तो मैंने बताया था, क्या बताया था? 2 तिहाई। ठीक है, 3 से भाग दे करके 2 से क्या करोगे? गुणा करोगे। कुल संख्या को 3 से भाग दोगे, जितना आएगा उसको क्या करोगे? 2 से गुणा करोगे, तो उसे कहते हैं विशेष बहुमत।
अरे अच्छी तरीके से पढ़ाया है, फिर से उठा करके वीडियो पलट कर देख लेना, ठीक है। और आधे राज्यों का अनुसमर्थन किससे होगा? साधारण बहुमत से। आधे राज्यों का समर्थन किससे होगा? साधारण बहुमत से। तो ये संविधान संशोधन विधेयक के संबंधित बहुमत हो गया। और राष्ट्रपति के संबंध में अब मान लो जो है क्या हो गया, मतलब दोनों सदनों से पारित होकर के राष्ट्रपति के पास पहुंचा, या राष्ट्रपति, अब इसमें दो तरीके की शक्तियां हैं। कुछ विधेयक ऐसे हैं कि राष्ट्रपति उसको पटल पर रखने से पहले राष्ट्रपति से अनुमति लेनी पड़ती है, तो ये भी देख लेंगे। और सदन से पास होने के बाद में राष्ट्रपति की क्या शक्तियां हैं, तो इसे भी देखेंगे। तो पूर्व अनुमति की बात करें तो साधारण विधेयक में राष्ट्रपति से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। राष्ट्रपति से पहले पूछना नहीं पड़ेगा कि राष्ट्रपति महोदय या राष्ट्रपति महोदया, हम जो है साधारण विधेयक सदन में लाने जा रहे हैं, तो हमको आज्ञा दो। तो आज्ञा नहीं लेनी पड़ती है राष्ट्रपति से, ठीक। और धन विधेयक के संबंध में राष्ट्रपति से आज्ञा लेनी पड़ती है। धन विधेयक में अनुमति लेने की आवश्यकता है, अनुमति लेने की आवश्यकता है, ठीक। और वित्त विधेयक में ये साधारण विधेयक के समान है, ये इसके समान ही है, क्या नाम है, धन विधेयक के समान ही है। पूर्व अनुमति यहां भी लेनी पड़ती है। दोनों प्रकार के वित्त विधेयक में पूर्व अनुमति लेनी पड़ती है, लेकिन संविधान संशोधन विधेयक में आवश्यकता नहीं है, पूर्व अनुमति राष्ट्रपति से नहीं लेनी पड़ती। और अगर विधेयक दोनों सदनों से पास हो गया तो राष्ट्रपति क्या करेगा? राष्ट्रपति साधारण विधेयक को या तो स्वीकृत करेगा या तीनों प्रकार के वीटो प्रयोग करेगा। तीनों प्रकार के वीटो अर्थात आत्यांतिक वीटो, निलंबनकारी वीटो और जैवी वीटो। आत्यांतिक वीटो मतलब पूरी तरीके से अस्वीकृत कर देगा, पूरी तरीके से उसे क्या कर देगा? अस्वीकृत कर देगा। और जो है निलंबनकारी वीटो में, सस्पेंशन वीटो में क्या करेगा? पुनर्विचार के लिए वापस भेज देगा। और जैवी वीटो में जेब में धर लेगा, ना उस पर स्वीकृति देगा, ना ही जो है पुनर्विचार के लिए भेजेगा, और ना ही अस्वीकृत करेगा, ना ही अस्वीकृत करेगा, जेब में धर लेगा, तो उसको क्या कहेंगे? जेवी वीटो। तो तीनों प्रकार के वीटो का प्रयोग कर सकता है या स्वीकृत कर सकता है, यानी 4 कंडीशन बन रहे हैं इसमें साधारण विधेयक में। और धन विधेयक में यहां पर स्वीकृति दे सकता है या उसे अस्वीकृत कर सकता है। अस्वीकृत मतलब उस पर कौन सा वीटो इस्तेमाल कर सकता है? आत्यांतिक वीटो, एब्सोल्यूट वीटो, आत्यांतिक वीटो का इस्तेमाल कर सकता है किसमें? धन विधेयक के संबंध में। लेकिन अब जो है सस्पेंशन वीटो का इस्तेमाल नहीं कर सकता, पुनर्विचार के लिए उसे सदन को नहीं भेज सकता। क्यों नहीं भेज सकता है? क्योंकि भैया राष्ट्रपति से अनुमति ली गई थी, उनको दिया गया था कि इस बिंदुओं पर हम क्या लाएंगे? धन विधेयक लाएंगे। तो पहले से ही राष्ट्रपति ने देखा है उसको, तो अब उसे पुनर्विचार के लिए वापस नहीं कर सकता है, लेकिन अस्वीकृत कर सकता है, एब्सोल्यूट वीटो का इस्तेमाल कर सकता है, ठीक। और वित्त विधेयक के संबंध में ये साधारण विधेयक के समान ही है, अर्थात स्वीकृत कर सकता है या तीनों प्रकार के वीटो का इस्तेमाल कर सकता है, ठीक। और संविधान संशोधन यहाँ पर वीटो नहीं कर सकता है, किसी भी प्रकार का वीटो नहीं कर सकता है, केवल उसे क्या करना होगा? स्वीकृत ही करना पड़ेगा। तो बहुत मेजर जो है, बहुत बड़ा जो है अंतर है, यहाँ पर ध्यान रखना। संविधान संशोधन विधेयक में जो है सिर्फ और सिर्फ जो है राष्ट्रपति को उसे सिग्नेचर करने ही पड़ेंगे, सिर्फ और सिर्फ उसे राष्ट्रपति को सिग्नेचर करने ही पड़ेंगे। किसमें? संविधान संशोधन विधेयक में, कि किसी भी प्रकार का वीटो इस्तेमाल नहीं कर सकता है। तो ये अंतर है राष्ट्रपति की शक्तियों में। अब यहाँ पर एक चीज बात और आती है, मान लो पुनर्विचार के लिए राष्ट्रपति ने सदन को वापस कर दिया और दोबारा सदन से जो है पास होकर के आ गया, सदन से पास होकर के आ गया। भाई जिस सदन को पुनर्विचार के लिए भेजा जाएगा तो उसी सदन से पास होकर आएगा, ठीक। तो अब राष्ट्रपति बाध्य होगा, दोबारा जब आ जाएगा तो राष्ट्रपति साइन करने के लिए क्या होगा? बाध्य हो जाएगा, ठीक। दोबारा तीसरी बार पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता है। उसने कहा भैया इस पे ये पॉइंट पे आप पुनर्विचार करो, तो सदन दोबारा अगर पुनर्विचार करके फिर से उसे राष्ट्रपति के पास भेजता है तो राष्ट्रपति को उस पर मतलब बाध्य होकर के सिग्नेचर करना पड़ेगा, ये भी ध्यान रखना है आपको, ठीक। और प्रमाण पत्र की आवश्यकता कहाँ पड़ती है कि कौन मतलब प्रमाणित करेगा कि ये किस प्रकार का विधेयक है? तो वो धन विधेयक के संबंध में, धन विधेयक, ये जब धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है और राज्यसभा के पास विधेयक भेजा जाता है, तो राज्यसभा को बताता कौन है कि ये धन विधेयक है? लोकसभा का अध्यक्ष। तो लोकसभा का अध्यक्ष जो है एक प्रमाण पत्र लगाएगा किस पर? उस फाइल के ऊपर, और लिख देगा ऊपर ही कि ये क्या है? धन विधेयक है। ज्यादा भाई बताओगे नहीं तो वो पढ़ेंगे ना पूरा बैठ करके वहां कि ये कौन सा विधेयक है, तो पढ़ेंगे तो उसी में बहुत टाइम निकल जाएगा। और समय कितना दिया गया? 14 दिन का।
पता चले पढ़ ही रहे 6 महीने तक, तो वैसे ही टाइम निकल गया। तो इसलिए जो है लोकसभा अध्यक्ष महोदय इसी फाइल, जैसे ये फाइल है और ये फाइल भेजा जा रहा है कहाँ, राज्यसभा के पास में, और इसी के ऊपर एक लेटर लगा दिया जाएगा कि राज्यसभा महोदय ये जो है कौन सा बिल है, धन विधेयक है। ये कौन सा विधेयक है, धन विधेयक है। इसलिए आप जो है 14 दिन के अंदर ही इस पे कार्यवाही करिए, नहीं तो फिर ये स्वतः ही पारित मान लिया जाएगा। तो प्रमाण पत्र कौन लगाता है, लोकसभा का अध्यक्ष। बाकी साधारण विधेयक, वित्त विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक में किसी प्रकार के प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। वो सदन में जाएगा, चाहे जिस सदन में प्रस्तुत किया जा रहा है, और जाएगा और अपने आप वहां से सारी प्रक्रिया चलेगी। ठीक, तो इस तरीके से ये जो है तीनों चारों प्रकार के हम लोगों ने विधेयक पर एक तुलनात्मक अध्ययन देखा। यहाँ से कैसा भी प्रश्न आएगा तो आप इसको आसानी से हल कर सकते हो। ठीक है, अगर क्लास देखो, क्लास लेक्चर को यहाँ से सुनने के बाद में कोशिश ये क्या करो कि वीडियो जो रिकॉर्ड हो रहा है ना, इसको फास्ट मोड में देखा करो। फास्ट मोड मतलब 1/5 की स्पीड में बढ़ा करके देख लिया करो, तो जेहन में पूरा बैठ जाएगा। ठीक है, उससे ये होगा समय की बचत होगी, समय की बचत होगी, और पहले क्लास में ले चुके हो इसलिए समझने में दिक्कत नहीं आया करेगी। ठीक है, इसलिए जितना पढ़ो बहुत सटीक पढ़ो और परमानेंट दिमाग में भरते जाओ। ऐसा नहीं कि अभी जैसे यहाँ मैं पूछ रहा हूँ जो है बहुमत तो नहीं बता पा रहे हो, ठीक, जबकि कई बार मैंने उसको बताया है, पढ़ाया है अच्छी तरीके से। तो ये सारी चीजें घोल करके पीते जाओ, घोलते हुए जाओ, और जो है नोट्स रेगुलर चेक किया करो ना, नोट्स को रेगुलर जो है रिवाइज करते रहो। कितनी बार मैंने कहा है कि नोट्स कितना भी पढ़ लोगे, अगर रिवीजन नहीं करोगे तो सब बराबर हो जाएगा, पढ़ा हुआ सारा भूल जाओगे। मात्र अगर 1 हफ्ते तक आप जो है रिवाइज ना करो तो 0 हो जाएगा वो पढ़ा हुआ चीज। बस ये है, निर्भर ये करता है कि आपके ब्रेन के ऊपर, कि आपका ब्रेन क्लास के समय कितना अटेंटिव था। अगर अटेंशन में क्लास में था तो वो थोड़ा लंबे समय तक रहेगा। और कोई चीज़ जैसे यहाँ पढ़ा रहा हूँ, दिमाग में मैं कोशिश ये करता हूँ कि फिगर बने, आपके दिमाग में चित्र बने। मेरा प्रयास ये होता है कि एक्सप्रेशन को चित्र के माध्यम से आपके दिमाग में बैठाया जाए, और जब चित्र के माध्यम से आपके दिमाग में एक्सप्रेशन पहुँचेगा तो लंबे समय तक रहता है। तब आप रिवाइज मतलब 10 दिन बाद भी करोगे तो बना रहेगा, लेकिन अगर चित्र बना करके नहीं पढ़ोगे तो 2-3 दिन बाद ही वो रगड़ जाता है, दिमाग से जो है घिस जाता है, खत्म हो जाता है। इसलिए चित्रात्मक रूप से पढ़ने का प्रयास करा करो। इसलिए उदाहरण क्लास का क्यों दिया भाई, ना तो लोकसभा तुमने देखा है, ना मैंने देखा है, ना जो है पारू ने देखा है, तो इसलिए क्लास तुमने देखा है, क्लास हमने देखा है, तो क्लास का उदाहरण क्यों देते हैं कि एक इमेज बन जाए, दिमाग में इमेज बन जाए, तो उसको रिलेट करके आप देख सकते हो कि ये लोकसभा है और यहाँ पर इतने लोग उपस्थित हैं। अब उपस्थित में से जो है इतने लोग वोट करेंगे तो इसका ये कौन सा बहुमत हो जाएगा, साधारण हो जाएगा कि विशेष हो जाएगा। तो ये चित्र बनाने का इसीलिए प्रयास करता हूँ। ठीक है, कि आप अपने आजू बाजू वाले उदाहरण से ये होता है कि तुम्हारे दिमाग में इमेज बनती है। ठीक है, तो इसलिए चित्रात्मक पढ़ाई किया करो हमेशा जो है, जिससे कि परमानेंट जो है, भाई मूवी देखने जाते हो, जब फिल्म देखते हो तो उसमें पूरा चलचित्र चलता है, और वो चलचित्र के रूप में कहानी आपको काफ़ी लंबे समय तक याद रहती है ना। शोले वोले तो जो है एक ऐसी मूवी थी कि आज तक उसकी स्टोरी भूले नहीं, बसंती तांगे वाली जो है चल रही, हाँकते बस तांगा को, तो क्योंकि वो चित्र जो है हमारे दिमाग में फीड हो गया। बचपन में देखे थे, और बचपन में जैसे तुम लोगों का बचपना है, इस बचपन में हम लोग जो है शोले मूवी देखे थे, तो आज तक वो जो है ठाकुर हाथ ये मुझे दे दे जो है सब सीन याद है पूरा अच्छी तरीके से। तो इस उम्र में बचपना उम्र में जो है जो इमेज अपने दिमाग में फीड करते जाओगे वो परमानेंट होता चला जाएगा। ठीक है, तो इसलिए इमेज बना करके पढ़ने का प्रयास करो, हर चीज़ जो है तो स्थायी हो जाएगा। ठीक है।